हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट के डिस्कस किए। काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी सीरीज चली कार्बोहाइड्रेट की। तो अभी उसी में हम लास्ट जो आज हमारा सेशन है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें छूटे ना। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट इसमें सफिशियंट है। अगर आपको कोई और अगर मुझे पॉइंट्स आगे मिलेंगे जो इसमें इंक्लूड होने चाहिए थे, या किसी एग्जाम में मैं कोई क्वेश्चन देखूंगी तो मैं उससे साथ ही साथ उसको अपडेट भी करती रहूंगी, ठीक है। तो इसमें हमने आज हमारी लास्ट सीरीज है, तो एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा था। हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से हमारे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने क्या देखा था, हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हमारे किस में आते थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत थी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारी बॉडी में कम अमाउंट में ज़रूरत थी, जिन न्यूट्रिएंट्स की जैसे मिनरल्स और विटामिन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं हमारी बॉडी में सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाते थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, ये हमें एनर्जी देते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये सूक्ष्म इकाई में होते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सीधे ये एनर्जी देते हैं। फिर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमने देखा था ग्लूकोज फॉर्म कैसे होता है। ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, सिंपल हमने देखा था, जो हमारा प्लांट है, प्लांट की जो हमारी रूट्स होती हैं, यहाँ से हमारा वाटर ऊपर जाता है, प्लांट की लीफ तक हमारा वाटर जाता है। लीफ अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और लाइट लेती है, और क्या बना देती है, लीफ के अंदर का जो ये हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज बना देता है। ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, ग्लूकोज ही हमारा बन गया। ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। 6 यूनिट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और 6 यूनिट हमारी H2O की मिलकर के हमारी क्या बन जाता है, क्लोरोफिल उसमें किसको कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ 6 यूनिट हमारी ऑक्सीजन की भी निकलती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत सारे ग्लूकोज फॉर्म बन जाते हैं, ग्लूकोज फॉर्म होती हैं यूनिट से, और वो किस हमारे जो भी हमारा प्लांट है उसके अलग अलग प्लांट के पार्ट में वो ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में हमारा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। कार्बोहाइड्रेट क्या था, कार्बोहाइड्रेट हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन था। हमने देखा था CHO से मिलकर बनता है, जिसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था इसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और हमारा कीटोन ग्रुप पाया जाता था। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप था, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट हमारे कितने तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट हमारे होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हमारा बायोस था, ट्रायोस था, टेट्रास था, पेंटोस था, हेक्सोस था, ठीक है। जिसमें से हम सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्सोस हम यूज़ करते हैं। डाइसैकेराइड्स में हमारी दो हमारी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलकर के क्या बनाती थी, डाइसैकेराइड्स बनाती है। जैसे माल्टोज हमारा कौन बना रहा था, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाता था। सुक्रोज हमारा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बनाता था, और लैक्टोज हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता था। इसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स में हमारा रेफिनोज, माल्टोडेक्सट्रिन्स, स्टार्चियोज, माल्टोट्रायोज और फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आते थे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, गम्स, म्यूसिलेजेस, अगार, ये सब आते थे, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हमारे 2 to 6 यूनिट्स थी, और इसमें क्या ग्रुप पाया जाता था, हाइड्रोजन ग्रुप हमारा पाया जाता था। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे इसमें मिलता था, ठीक है। इसमें हमारी 1 यूनिट होती थी, ठीक है, जिसमें से हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते थे, 1 यूनिट हमारी बनाते थे, ठीक है। जिसमें से हमारा क्या था, एक ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था और हमारा गैलेक्टोज था। ग्लूकोज के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, फ्रक्टोज के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, हमने गैलेक्टोज के बारे में पूरा पढ़ा था। फिर हमने देखा था यही हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं, 2 यूनिट्स मिलकर हमारा क्या बना रहे थे, डाइसैकेराइड्स बनाए थे। इसमें हमने सुक्रोज के बारे में बात की थी। सुक्रोज हमारा क्या था, जो घर में शुगर यूज होती है, इसमें हमने इन्वर्टेड शुगर सिरप के बारे में बात किया था, ठीक है। फिर हमने देखा था माल्टोज, हमारा माल्ट शुगर की बात की थी, जो हमारा जर्मिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है और हमारा सलाइवा में प्रोड्यूस होता है माल्टोज। लैक्टोज की हमने बात की थी, लैक्टोज में हमने शुगर के जो फंक्शंस थे वो देखे थे, ठीक है। किस किस काम में हमने कैरमलाइजेशन का फंक्शन देखा था, मिलार्ड रिएक्शन का फंक्शन देखा था, फर्मेंटेशन का फंक्शन देखा था, और फ्रीजिंग पॉइंट का, और साथ ही साथ अल्कोहल भी हमने बात की थी कि अल्कोहल भी शुगर प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, जो हमारा सिरका और हम गन्ने का जूस में से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब कैरमलाइजेशन और मिलार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आती हैं। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं। फिर हमने पॉलीसैकेराइड्स में रेफिनोज देखा था, स्टार्चियोज देखा था, स्टार्च देखा था। इसके बाद हमने स्टार्च में एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन पे हमने डिस्कशन किया था। इसमें हमने देखा था स्टार्च हमारा दो तरीके से मिलकर बनाता है, ये हमारा ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लाइकोजन हमारा एनिमल स्टार्च था, सेलुलोज हमारा क्या था, हमारा जो फाइबर वाला है। देखिए इतना इतना सारा जाल की तरह जो सेलुलोज जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब हमने स्टार्च की प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें हमने क्या देखा था, जेलेटिनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्बलिंग, सिंथेसिस, ये सब हमने बात की थी। ठीक है, ये हमारे स्टार्च की प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हमने डेक्सट्रोनाइजेशन पे बात किया था। डेक्सट्रोनाइजेशन के बाद हमने ग्लाइकोजन जो हमारा एनिमल स्टार्च है उस पर देखा था। हमने इसके फंक्शंस देखे थे, हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस के बाद हमने इसका कहाँ कहाँ हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमने ये देखा था। इसके बाद हमने लास्ट हमारे पॉइंट्स हमने रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में हमने कितने 3 तरह की साइकिल्स की बात की थी, जिसमें हमारा क्या था, ग्लाइकोजेनेसिस था, पहली साइकिल थी। दूसरी साइकिल थी ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या था, जब ज़्यादा ग्लूकोज जाता है तो वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर होने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या था, इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हमारा इकट्ठा इंसुलिन जो हमारा इंसुलिन ने हेल्प करके जो हमारा कन्वर्ट किया था ग्लूकोज को, उसको ग्लाइकोजन में, अब इसमें ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं जब वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होते हैं तो उनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमने उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने डाइटरी फाइबर पे बात की थी, क्या क्या था हमारा डाइटरी फाइबर, उसके फंक्शंस हमारे क्या थे। दो तरह के देखे थे हमने कल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल थे हमारे डाइटरी फाइबर। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव फैट। अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव फैट अगर हम देखें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हमने सबसे पहले उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हमने उसको अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें डाइसैकेराइड्स थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स थे। कार्बन के जो यूनिट्स थे उसके हिसाब से, मॉलिक्यूल थे उसके हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई किया था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम किस हिसाब से कर रहे हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, हम दो तरीके से इसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक है हमारा ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में क्या है, डाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक। एक तो ये जो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते हैं और ये डाइजेस्ट होते हैं और ये हमें एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च। ठीक है, पाचन क्रिया में पाचन ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे ग्लूकोज और स्टार्च इत्यादि। ठीक है, एक्सेट्रा, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सब हमारे क्या आएंगे, ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट आएंगे। ठीक है, नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, ये हमारे बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ना ही हमें ये एनर्जी देते हैं। जैसे फाइबर हो गया, रेशा है ना, जैसे हमने बात किया था पॉलीसैकेराइड्स में, हमारा डाइटरी फाइबर पे हमने बात की है। तो डाइटरी फाइबर क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें वैसे का वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में पास डाउन हो जाता है। जब वो उसमें जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ जाके क्या होता है, वो फर्मेंट होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है और फिर वो क्या करता है, एनर्जी, किसको एनर्जी देता है, माइक्रोब्स को एनर्जी देता है, वहाँ के जो माइक्रोब्स हैं उनको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी वो नहीं देता है, कौन, डाइटरी फाइबर। ठीक है, तो पैक्टिन हो गया, सेलुलोज हो गया, गॉर्गम्स हो गया, बीटा ग्लूकॉन हो गया, ये सब क्या है, हमारी बॉडी को ये डाइजेस्ट नहीं करते, एनर्जी नहीं देते हैं, ना ही ये डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, पच नहीं सकता, कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, पैक्टिन, सेलुलोज, ग्वारगम और बीटा ग्लूकोन। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें समझ में आ गया ना, हमने दो तरीके से हमने इसको तोड़ा है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन किया है, एक है ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, एक है नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे मोनोसैकेराइड्स हों, डाइसैकेराइड्स हों या फिर पॉलीसैकेराइड्स हों, जो हमें हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं और वो किस में टूटते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं या ग्लूकोज में वो टूट जाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्च खाया है, स्टार्च
स्टार्च हमारी बॉडी में जाके किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, और वो हमारी कोशिकाओं तक जाकर के उसने हमें क्या दी, एनर्जी दी। ठीक है, तो वो हमारा ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट हो गया। नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, जो ग्लूकोज में टूट नहीं पाते हैं और हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा फाइबर्स हमारा क्या है, नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि हम जब भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। मान लो मैंने ग्लूकोज खाया, ठीक है, ग्लूकोज लिया सीधे सीधे, तो वो एकदम मेरी कोशिकाओं में जाके, मेरे ब्लड में जाके एकदम से वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज कर देगा। बहुत सारा ग्लूकोज जो है मेरी बॉडी में, मेरी सेल्स में चला जाएगा। इसके विपरीत में जब स्टार्च खा रही हूँ तो स्टार्च क्या होगा, पहले टूटेगा और धीरे धीरे वो मेरे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि किसी भी फूड की वो एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब किसी भी फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है उसकी वो एबिलिटी जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की क्षमता टू रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, की वो जो हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है कितना वो बढ़ा सकती है। ठीक है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्षमता। ठीक है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml हमारा ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, ये हमने नॉर्मल रेंज देखी थी। अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं डायरेक्ट ही ग्लूकोज पी रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्ट ग्लूकोज पी रही हूँ तो वो एकदम से मेरी जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज जो है 80 to 100 ml से मिलीग्राम से भी ज़्यादा पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो एबिलिटी है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की ब्लड ग्लूकोज की बढ़ाने की। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, हमारी नसों में जो ग्लूकोज है, उसको कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मैं खाती हूँ तो वो कितनी जल्दी उसके ग्लूकोज का किस हद तक वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसमें है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा क्या होता है, लो ग्लाइसेमिक फूड और हाई ग्लाइसेमिक फूड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमारे दो तरह के फूड हम देखेंगे, एक है लो ग्लाइसेमिक फूड, एक है हाई ग्लाइसेमिक फूड। लो ग्लाइसेमिक फूड में क्या है, जो फूड है हमारे, ठीक है, जो हमारे जो फूड हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं और धीरे धीरे हमारे ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा लो ग्लाइसेमिक फूड है। हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या है, जो फटाफट हमारे ब्लड के लेवल को एकदम बढ़ा देते हैं, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, एकदम बढ़ा देते हैं, रैपिडली वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, लो ग्लाइसेमिक फूड में स्लोली डाइजेस्ट होता है। जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, हम स्टार्च खा रहे हैं। ठीक है, स्टार्च खा रहे हैं तो स्टार्च क्या है, मैं खाऊंगी, उसके बाद उस स्टार्च पे अमाइलेज एक्ट करेगा सलाइवा में, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के उसको वो टूटेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और हमारा जो बाकी के माल्टेज एंजाइम और जो हमारे बाकी के एंजाइम्स है वो उसको धीरे धीरे तोड़ेंगे। ठीक है, जब वो उसको तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा उसको। ठीक है, टाइम लगेगा तो वो स्लोली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो जितना थोड़ा थोड़ा टूटेगा थोड़ा थोड़ा ही वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, साथ ही साथ स्लोली डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, धीरे धीरे ही बढ़ाएगा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को, धीरे धीरे ही उसका घटेगा। क्यों धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे टूट रहा है ना ग्लूकोज, जो टूटता जाएगा वो एनर्जी देता जाएगा, फिर थोड़ा और धीरे धीरे टूटेगा तो फिर वो एनर्जी देगा जो हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली ही ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज होगा। जैसे कि सुबह हम जब नाश्ते में अच्छा नाश्ता लेते हैं, हाईली कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, जिसमें यानी कि अनाज ले रहे हैं, हम रोटी ले रहे हैं, नाश्ते में परोठा ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो हम ये वाले फूड्स लेते हैं जिसमें पॉलीसैकेराइड्स होता है, तो ये हमें पूरे दिन थोड़ा थोड़ा टूट टूट के एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है, तो वो लो ग्लाइसेमिक फूड है। तो हेल्थ के लिए जो अच्छे होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक फूड अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो ये एकदम ब्लड का जो लेवल है वो बढ़ाते नहीं है, ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाते हैं। ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा तो पेनक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी एकदम से ज़्यादा नीड नहीं होगी, वो धीरे धीरे अपना आता रहेगा जब भी ग्लूकोज थोड़ा बहुत बढ़ेगा और उसे मेंटेन कर लेगा। ठीक है, इसके विपरीत दूसरे हैं हमारे हाईली ग्लाइसेमिक फूड, हाई ग्लाइसेमिक फूड। ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक फूड में क्या होता है, ये रैपिडली डाइजेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, रैपिडली मतलब एकदम हम जो भी खाएंगे वो हमारे बॉडी में एकदम ये डाइजेस्ट हो जाएंगे और रैपिडली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा
देते हैं, ठीक है। और एकदम ही ये क्या होगा, जैसे ही ये बढ़ेगा, अब उसी समय या तो वो जो भी हमारा यूज़ हुआ है ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा, जो यूज़ नहीं हुआ है वो क्या होगा, हमारे फैट में कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और रैपिडली डिक्रीज, और एकदम से ये घट भी जाएगा, क्योंकि वो तो अपने स्तर, बॉडी तो अपने स्तर पे ही जितना ग्लूकोज आता है उसको या तो यूटिलाइज कर लेती है या फिर उसे क्या करती है, स्टोर कर देती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ेगा अगर आप हाई ग्लाइसेमिक फूड वाले खाना खा रहे हो तो, क्योंकि इतना हम काम तो कर नहीं सकते, जितना ही हम यूटिलाइज तो बॉडी अपने हिसाब से करेगी ना, जितनी उसको ज़रूरत होगी उतना यूटिलाइज करती है, बाकी वो स्टोर कर देती है। फिर थोड़ी देर में ही आपको फिर वीकनेस होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रैपिडली इंक्रीज होता है वो रैपिडली हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज भी हो जाएगा, इसके चलते हमें भूख भी जल्दी जल्दी लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं, जो हमारे ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज था। अगर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज लेंगे तो एकदम जो हम अपनी बॉडी में खा रहे हैं वो हमारा एकदम ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। और अगर हम उसे उस समय नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी ही देर में हमारी बॉडी से ग्लूकोज की कमी भी हो जाएगी, यानी कि हाईली एकदम ही रैपिडली इंक्रीज होगा, रैपिडली ये डिक्रीज भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक फूड धीरे धीरे पचता है, रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाता है, रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे कम भी ये करता है। तो ये हमारा पूरे दिन चलने वाली एनर्जी हमें लो ग्लाइसेमिक फूड से मिलेगी। हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या है, जल्दी से पच जाते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से कम भी ये करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कम ग्लाइसेमिक भोजन धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी। हाँ, फिर क्या है हमारा, इसके बाद है लो ग्लाइसेमिक फूड में क्या है, स्लोली इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये क्या करेगा, अगर हम लो ग्लाइसेमिक फूड खा रहे हैं तो इसके साथ क्या होगा, हमारा जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। और फिर इससे क्या होगा ना, जब धीरे धीरे बढ़ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन की डिमांड भी ना धीरे धीरे बढ़ेगी। तो लो डिमांड ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो पेनक्रियाज उतना इंसुलिन बना सकता है, और धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे इंसुलिन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करता भी रहेगा और जो बॉडी में यूटिलाइज भी वो होता रहेगा, ठीक है। बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल आएगा इसमें। ग्लाइसेमिक कंट्रोल मतलब जो बॉडी में एकदम से ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल भी इसमें सही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हमारे ग्लूकोज में जो हमारा ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज आ रहा है उसको ये मेंटेन करने में सहायता करेगा, कौन, लो ग्लाइसेमिक फूड, ठीक है। और हाई ग्लाइसेमिक फूड में क्या होगा, हाई ग्लाइसेमिक फूड हमने खा लिया, यानी कि मोनोसैकेराइड्स हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सीधे सीधे हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो वो रैपिडली क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, जिसके चलते क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की डिमांड ज़्यादा आएगी, ठीक है। जैसे ही हाई डिमांड ऑफ इंसुलिन हार्मोन आया तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी से डिमांड भी इतनी ही है, इंसुलिन इतना बन नहीं पा रहा है पेनक्रियाज में, तो इसके चलते क्या होगा, इम्बैलेंस ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो जाएगा और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें हो जाएगा, ब्लड जो है ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, मिसबैलेंस ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल का सही बैलेंस इसमें नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसके चलते हमारे जो ब्लड है वो, अगर पेनक्रियाज नहीं है तो वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और हमारी बाकी के बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। जो सबको पता है, इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटिक मेलाइटस वाली कंडीशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। कम ग्लाइसेमिक भोजन धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, ठीक है, कमी की मांग होगी, बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बनाए रखेगा, ठीक है। उच्च ग्लाइसेमिक भोजन, रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे इंसुलिन हार्मोन की उच्च मांग होगी, असंतुलित ग्लाइसेमिक नियंत्रण होगा और उच्च रक्त शर्करा का स्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो रेंजेस ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ठीक है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में हमारा क्या है, जब हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, 70 से भी ज़्यादा होगा। और इसमें रेफरेंस फूड हमारा वाइट ब्रेड है। रेफरेंस फूड का मतलब क्या होता है, कोई एक फूड हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस फूड मान लेते हैं, ठीक है, जिसका सबसे हाई हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा और बाकी फूड्स को हम उसी एक फूड से कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, वाइट ब्रेड, इसका हाई ग्लाइसेमिक फूड है और हमारा रेफरेंस फूड भी है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, ठीक है।
तो हमारा वाटरमेलन है और बेक्ड पोटैटो, ये सबसे ज़्यादा हमारे फटाफट हमें एनर्जी देंगे और फटाफट हमारी एनर्जी यूटिलाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो हाई ग्लाइसेमिक फूड में क्या आ गया, जिसका 70 से ऊपर रेंज होता है, वाइट ब्रेड, वाटरमेलन और बेक्ड पोटैटो, ठीक है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा 56 से 69 के बीच में आएगा, जिसमें हमारा वाइल्ड राइस आता है, स्वीट पोटैटो आता है, आइसक्रीम आते हैं, वाइट राइस आता है, पाइनएप्पल आता है, मैंगो आता है और बनाना आता है, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमारा क्या आएगा, ये हमारा 0 to 55 रेंज होती है इसकी। मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंजेस, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा लो ग्लाइसेमिक फूड है। अब लो ग्लाइसेमिक फूड में बच्चों इस पे भी डिपेंड करेगा कि फाइबर कंटेंट कितना है, किसी भी फूड में कितना फाइबर कंटेंट है। अब देखा जाए तो हमारा ऑरेंज में मोनोसेक्राइड्स खूब पाया जाता है, ठीक है। ऑरेंज में हमारा मोनोसेक्राइड्स खूब पाया जाता है, पर इसमें फाइबर भी है, ठीक है। तो जिसमें जितना फाइबर होगा उसका ग्लाइसेमिक कंटेंट उतना ही लो होगा, ठीक है। फाइबर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो हमारी जो बिल्कुल मैदा वाली है, ठीक है, वाइट ब्रेड है, वाइट ब्रेड हमारी क्या होगी, हमारी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्राउन ब्रेड रखेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होल व्हीट वाली जो आती है, ब्राउन नहीं, होल व्हीट वाली जो आती है, होल व्हीट यानी कि जो आटे वाली जो ब्रेड आती है मार्केट में, है ना, एक होल व्हीट ब्रेड आती है, तो वो क्या हो, वो हमारे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट ब्रेड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, ठीक है। वाइट ब्रेड का हाईएस्ट होता है क्योंकि ये एकदम टूटती है बॉडी में, ये मैदा की बनी हुई होती है, एकदम बॉडी में जाती है और एकदम से क्या करते हैं, टूट करके ये बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लूको एनर्जी देना बॉडी को शुरू कर देती है और उतनी ही जल्दी इसकी एनर्जी ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन अगर हम वाली लेंगे होल व्हीट वाली लेंगे तो ब्रेड जो लेंगे तो वो क्या है, वो थोड़ी थोड़ी हमारी बॉडी में धीरे धीरे टूटेगी क्योंकि उसमें क्या है, उसमें फाइबर है, ठीक है। तो जिसमें जितना फाइबर होता है फूड में, आइटम में, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उतना ही लो होगा क्योंकि फाइबर को तोड़ने में बॉडी को टाइम लगता है, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक तो हमारी किन किन फैक्टर क्या क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो क्या क्या करते हैं, एक तो जो पकी हुई चीज़ें होती हैं, राइप चीज़ें होती हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और कच्ची चीज़ों का, हमारे रॉ मटेरियल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा कम होता है। जैसे कि राइपनेस का मतलब क्या है, अगर आप मैंगो खाओगे तो मैंगो हमारा पका हुआ है, ठीक है। अगर आप उसका पका हुआ फॉर्म लेंगे, जो हमारा मीठा वाला मैंगो होता है, तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा। इसके अलावा कच्चा आम अगर हम खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च को हमारी बॉडी में तोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन वो अपने आप ही जब हम उसे पकाते हैं मैंगो को तो वो स्टार्च जो है हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी जो कच्ची चीज़ है या पकी स्टोरेज की चीज़ें हैं, कच्ची चीज़ें पकी हुई चीज़ें हैं, तो पकी हुई चीज़ें हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई होता है और जो रॉ है, कच्ची चीज़ें हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमारा लो होता है, ठीक है। राइप चीज़ों का हाई होगा और रॉ चीज़ों का हमारा लो होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ फूड में अगर हम सीधे फ्रूट्स खाएंगे, जैसे ऑरेंज खाया मैंने सीधे सीधे, तो उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, क्यों, क्योंकि उसमें फाइबर पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसका जूस निकाल के पीऊँ, ठीक है, फाइबर कंटेंट पूरा निकाल दूँ और सीधे सिर्फ जूस पीऊँ, इसलिए जो लोग बीमार होते हैं, जिन्हें तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, उन्हें जूस दिया जाता है, ना कि फ्रूट्स देते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो जूस पीऊँ तो जूस क्या होगा, हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होगा क्योंकि उसमें से फाइबर कंटेंट पूरा निकल चुका है, जूस में फाइबर नहीं होता है, तो जूस क्या बचा, फिर जूस में सिर्फ उसका क्या है, हमारा फ्रक्टोज है, ठीक है। फ्रक्टोज हमारी बॉडी में फटाफट जाके किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा, हमारी बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो प्रोसेसिंग के चलते भी हमारे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है फूड्स के, वो इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम आटे की रोटी खाएं या मैदे की रोटी खाएं, तो मैदे की रोटी हमारी क्या होगी, मैदे की रोटी हमें ज़्यादा जल्दी एनर्जी देगी, जबकि आटे की रोटी हमें धीरे धीरे एनर्जी देगी क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा कुक्ड फूड आइटम है, जैसे आलू है, हमारा पोटैटोज हैं, राइस है, इनको हम जब पका के खाते हैं, जब अगर आप इन्हें कच्चा खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप इन्हें अगर अच्छे से पका के खाओगे तो ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई हो जाता है, ये हमारी बॉडी में टूटते हैं और एनर्जी देते हैं। प्रेजेंस ऑफ फाइबर, ठीक है, जिस फूड में जितना ज़्यादा फाइबर होगा उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उतना लो होगा क्योंकि फाइबर को तोड़ने में टाइम लगता है, और लो का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे टूटेगा, फाइबर धीरे धीरे एनर्जी देगा और धीरे
फाइबर भी नहीं टूटेगा, जो उसका फाइबर के साथ जो फूड्स हैं उनका फाइबर ने उसको बांध रखा है ना, फूड आइटम्स को जब हम एक साथ खाएंगे, जो हमारा ग्लूकोज है, तो जब वो फाइबर के साथ साथ ग्लूकोज, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्लूकोज को भी तोड़ने में, ठीक है। तो फाइबर के साथ क्या होता है, हमारा जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ भी नहीं है, हमारा जो सबसे पहले ग्लाइसेमिक रिस्पांस में क्या था, एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल की एबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। कितना कोई फूड हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के ग्लूकोज को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ही वो ग्लूकोज लेवल जो है नीचे भी डिक्रीज भी होता है। जैसे कि हमने स्टार्च खाया तो स्टार्च थोड़ा थोड़ा टूटेगा, बॉडी में यूटिलाइज होता जाएगा, फिर जितना यूटिलाइज होगा फिर और थोड़ा थोड़ा टूटता है, धीरे धीरे टूटता जाएगा क्योंकि उसे धीरे धीरे तोड़ा जाएगा। और जो हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मोनोसैकेराइड्स है, एकदम हमारी बॉडी में टूटेंगे, हमारे ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, फिर एकदम ही इंसुलिन हार्मोन की डिमांड्स बढ़ेगी। इसके चलते क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो है वो हमारा उसी समय फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें तुरंत भूख लग जाएगी, ठीक है। ये सब हमने फिर पढ़ा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ठीक है। इसमें ये रेंज लगाने को आ जाती हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि आपको इनको अरेंज करना है, तो हो सकता है वो वाटरमेलन दे दें, ठीक है, वाटरमेलन दे दें, इसके अलावा एक वाटरमेलन दे दे, स्वीट पोटैटो दे दे, पाइनएप्पल दे दे, एप्पल दे दे, ग्रे ऑरेंज दे दे, तो आपको इनको अरेंज करना होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले वाटरमेलन आएगा, फिर स्वीट पोटैटो आएगा, पाइनएप्पल आएगा, एप्पल आएगा, ऑरेंज आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर फैक्टर हमने देखे, इसके बाद है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, कैलकुलेट एबिलिटी टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एज पर पोर्शन ऑफ फूड, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत क्रेविंग है किसी भी फूड आइटम को खाने की, हो सकता है किसी को मीठे की बहुत क्रेविंग है लेकिन हम उसे मीठा नहीं दे सकते हैं, किसी को जैसे मैंगोज आते हैं सीजन में, मैंगो की बहुत क्रेविंग है पर हम उसे मैंगो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट्स है, ठीक है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमारी स्वीट है हमारे पास, मान लीजिए हमारी 100 ग्राम का एक लड्डू है हमारे पास, ठीक है, एक स्वीट है, ठीक है, काजू बर्फी मान लो 100 ग्राम की हमारे पास काजू बर्फी है। हमने ये देखा है कि 100 ग्राम का मान लीजिए कितना हमारा कैलोरी देगा, 60 कैलोरी दे रहा है, ठीक है, 100 ग्राम का। अब हमारा जो पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट है, तो उससे हम 160 कैलोरी तो हम उसे दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल है, तो हम क्या करेंगे, इस मिठाई के 4 टुकड़े कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम इसके 4 टुकड़े कर देते हैं तो 15 चक्को 60 लगभग 15 ग्राम की कैलोरी हम उसको वो अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें से एक पीस हम उसे निकाल के दे देंगे, उसमें से पूरा हम उसे पीस की जगह क्या देंगे, उसका 1/4 पोर्शन हम उसे दे देंगे, ठीक है, ताकि 15 ग्राम जो है वो अफोर्ड कर ले एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैलकुलेट इसमें क्या है, जैसे कि अभी तक तो हम पूरे फूड का देख रहे थे कि हमारा पूरे मैंगो का कितना ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड में हम पूरे का नहीं देखते, हम उसका एक सिर्फ पोर्शन पे बात करते हैं, ठीक है। हम किस पे बात करते हैं, पूरे सिर्फ एक पोर्शन पे बात करते हैं, ठीक है। किस पे बात कर रहे हैं, हम एक पोर्शन पे बात करते हैं। कैलकुलेट एबिलिटी टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसका सिर्फ किसकी, एक फूड आइटम के सिर्फ एक पोर्शन की, ठीक है। तो जैसे ग्लाइसेमिक लोड की भी 3 रेंजेस है, 0 to 10 है हमारा लो, 11 to 19 है हमारा मॉडरेट, और 20 से ऊपर वाला है हमारा हाई, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 मैंगो में हमारा एक आम हमारा 100 ग्राम का है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है ये, अगर हम मान ले तो एक आम हमारा लगभग 100 ग्राम का होता है, जो हमें देता है 60 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। अब हम पूरा 60 किलो कैलोरी एनर्जी हम उस व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसको क्या है, डायबिटिक की प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट है वो। तो उसको अगर हमने इतना दिया तो उसका ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते उसको की बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट दिखाई देंगे, हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने पूरा मैंगो तो हम उसे दे नहीं सकते, तो हमने क्या किया, मैंगो के हमने स्लाइस बना लिए, ठीक है। अब हमने स्लाइस बना लिए तो हम पूरा 100 ग्राम का हमने उसको सिर्फ 1/5 पार्ट हमने उसको दे दिया, ठीक है, 1/5 पार्ट हमने दे दिया 1 स्लाइस ऑफ मैंगो, ठीक है। यानी कि एक मैंगो का हमने क्या किया, एक मैंगो लिया, उसके हमने 5 भाग कर दिए, ठीक है।
3 4 5, ठीक है। तो अब इसमें से हमने ये निकाला कि 5 पार्ट में से हमारा जो एक स्लाइस है, यानी कि ये वाली एक स्लाइस है, तो ये कितने की बैठेगी, ये लगभग आपकी 20 ग्राम स्लाइस बैठेगी, ठीक है, यानी कि 20 ग्राम की स्लाइस बैठेगी। और इसके हिसाब से देखेंगे तो हम 12 किलो कैलोरी एनर्जी से उसको मिलेगी। जब सारे आम पूरा 60 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा था, तो अगर हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, हमारा ये जो पोर्शन है 12 किलो कैलोरी एनर्जी बस दे रहा है, तो हम उसे एक स्लाइस दे सकते हैं, तो हम उसे वही एक स्लाइस दे देंगे, पूरा मैंगो हम उसे नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये तब है जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, किसी भी फूड को खाने के लिए उसको अति क्रेविंग है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसे पूरा फूड ना दे करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करके हम उसे एक पोर्शन उस फूड का दे सकते हैं, जितना किलो कैलोरी वो एफोर्ड कर सकता है, किलो कैलोरी वो उसकी बॉडी झेल सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ग्लाइसेमिक लोड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम हेल्थ बेनिफिट की तरफ से देखें तो हमारे कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, वैसे तो ये वही है ग्लाइसेमिक और नॉन ग्लाइसेमिक वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, अगर हम अकॉर्डिंग टू हेल्थ बेनिफिट देखें तो हमारे दो तरीके कार्बोहाइड्रेट हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है हमारा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से हो गए, जो हमारे फाइबर हो गए, स्टार्च हो गए, ठीक है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, यानी कि लो ग्लाइसेमिक फूड हम इनको बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले को, ठीक है। ये क्या है, एक तो ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छे कार्बोहाइड्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मैं सुबह नाश्ते में अच्छे से ये वाला कार्बोहाइड्रेट लेके जा रही हूँ, तो पूरे दिन मेरे को ये थोड़ा थोड़ा टूट के एनर्जी देते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, ये मेरा फैट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि फैट इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे टूटेंगे, धीरे धीरे एनर्जी देंगे, उतना मैं यूटिलाइज करती रहूँगी, ठीक है। तो गुड कार्बोहाइड्रेट है, ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों होता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें फाइबर भी है, इसमें जो ग्लूकोज की यूनिट है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की यूनिट स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड के थ्रू टूटी हुई है, जैसे कि हमारा स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड्स है, तो धीरे धीरे टूट करके ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट करके हमें लो ग्लाइसेमिक फूड देता है, यानी कि धीरे धीरे ये हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैलोरी धीरे देता है, कम कैलोरी देता है, स्लोली डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और इसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, ये एक तो बैड कार्बोहाइड्रेट हम इसको बोलते हैं। दूसरा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका होता है, जो हमने अभी बात की थी। दूसरा है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। जो हमने जो हम बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की, एकदम टूट करके हमें क्या दे देगा, एनर्जी ये दे देगा, ठीक है। ये फाइबर इसमें कम होता है, और इसमें जो है अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर कम पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के बेनिफिट्स के लिए हमें नॉर्मल केस में ग्लूकोज कम यूटिलाइज खाना चाहिए अपनी डाइट में, और हमें क्या लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। अगर सीधे सीधे ग्लूकोज लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, वो हमारा बैड कार्बोहाइड्रेट में आएगा। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड्स लेंगे तो वो हमारे लिए गुड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसीलिए सीधे ग्लूकोज हम लोग, अगर आप डॉक्टर की सलाह से, यानी कि आप पेशेंट हो, आप एकदम से फेंट होके गिर गए हो, चक्कर आ गया आपकी बॉडी में बिल्कुल भी, तब उस केस में हम ग्लूकोज ले सकते हैं। पर डेली लाइफ के हिसाब से कि रोज़ ही हम ग्लूकोज नहीं हमें डाइट में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें अपनी डाइट में इंक्लूड कराने चाहिए। जटिल कार्बोहाइड्रेट अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, कम जीआई होता है उसको, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जटिल संरचना इसमें होती है, कम कैलोरी धीरे धीरे पचता है ये, ठीक है, इसलिए कम कैलोरी देता है। ये अधिक प्राकृतिक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स है। इसमें हमारा सरल कार्बोहाइड्रेट है, ये जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हमारा खराब कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं। इसका जीआई ज़्यादा हाई होता है, एकदम हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर टूट करके एनर्जी देना शुरू कर देता है, ख़त्म भी तुरंत ही हो जाता है। ये सरल संरचना होती है, फाइबर अन्य पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, ठीक है।
अब हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये लास्ट है हमारा चैप्टर, लास्ट स्लाइड है हमारी इसमें। एक तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो अब जो नया आरडीए आया है 2020, उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो उन्होंने मिनिमम इनटेक दिया है, बस मैक्सिमम नहीं दिया है उन्होंने, मिनिमम दिया है, जिसमें हमारा क्या है 100 से 130 ग्राम पर डे हमें लेना चाहिए 1 साल के ऊपर के व्यक्ति को, ठीक है। यानी कि इन्फेंट्स के लिए नहीं दिया है, 1 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं और हम एडल्ट सबको कितना लेना चाहिए 100 से 130 मिलीग्राम पर डे हमें मिनिमम लेना चाहिए, ठीक है। जितनी भी हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लेना है, ठीक है। तो मिनिमम दिया हुआ है 100 से 130 ग्राम पर डे, ठीक है। और इसके जो डाइटरी फाइबर का इस बार इंक्लूड हुआ है नया, ये जो हमारा आरडीए है इस बार पहली बार, इससे पहले वाला जो आरडीए था यानी कि आरडीए 2010 में जो आया था उसमें हमारा डाइटरी फाइबर का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन जो नया हमारा जो आरडीए 2020 आया है उसमें डाइटरी फाइबर मेंशन किया गया है स्पेशली, ठीक है, कि पर डे रिक्वायरमेंट हमारी डाइटरी फाइबर की इतनी होनी चाहिए। इसमें से इस साल जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कोई ना कोई उसमें दे ही रहा है डाइटरी फाइबर से। जैसे अभी मैंने पीजीटी का पेपर देखा था, उसमें पूछा था कि एक मैन है उसको कितना डाइटरी फाइबर लेना चाहिए, 40, ठीक है, 40 ग्राम पर डे का उसमें ऑप्शन भी था। तो ये इसमें आ रहे हैं एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर हम डाइटरी फाइबर मैन का देखें कि आरडीए मतलब क्या होता है, आरडीए का मतलब होता है आरडीए का रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रोज का हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी डाइट में कितना लेना चाहिए। इसमें से खूब क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी पीजीटी वाले में तो इसका ही आया था, मैन का पूछा था उन्होंने कितना ग्राम पर डे हमें एक व्यक्ति को लेना चाहिए, ठीक है, फाइबर। तो ये क्या है, इस तरीके के जो हमारे पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो आरडीए टेबल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, जैसे एनआईएन ने निकाली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने निकाली है। तो उसके थ्रू उन्होंने हर न्यूट्रिएंट्स का वो देते हैं कि आपको अपनी डाइट में इतना इतना ये न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मैन का देखें तो मैन अगर सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी, सेडेंटरी का मतलब क्या होता है जो थोड़ा कम काम करते हैं, मतलब ऑफिस वर्क, चेयर वर्क जो होता है, मॉडरेट जो थोड़ा बहुत चलने फिरने का काम करते हैं, वॉकिंग वाला जो दिन में कुछ अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, और हैवी वाला जो हमारे मजदूर लेबर जो हैवी काम करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें आते हैं। तो हमारा सेडेंटरी वाला जो बहुत कम काम करते हैं उनको पर डे कितना देना चाहिए, 30 ग्राम पर डे उनको, उस मैन को कितना देना चाहिए 30 ग्राम पर डे फाइबर देना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट केस में 40 ग्राम पर डे फाइबर देना चाहिए, और हैवी के केस में 50 ग्राम पर डे फाइबर देना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ कैलोरी भी है कि पर 2000 कैलोरी हमें 30 ग्राम देना है, ठीक है, ऐसा भी है। तो इसमें क्या है, लेकिन फिलहाल हम आरडीए का ऐसे कैसे ही पढ़ लेंगे इसको। तो हैवी में क्या है, हैवी में आपका 50 ग्राम पर डे आपको क्या फाइबर लेना चाहिए। सिडेंट्री में आपका 25 ग्राम पर डे आपको फाइबर वुमेन्स के केस में लेना है, मॉडरेट के केस में 30 ग्राम लेना है, और हैवी के केस में आपको 40 ग्राम लेना है वुमेन्स को, ठीक है। वुमेन्स को मतलब कि अगर मैं अपना देखूं तो मुझे सिर्फ 25 ग्राम पर डे मुझे कैलोरी अपना फाइबर अपनी डाइट में लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ खास इतना ऑफिस वर्क है, बस चेयर में टेबल वर्क, डेस्क वर्क होता है मेरा। तो 25 ग्राम पर डे मुझे लेना चाहिए फाइबर में, ठीक है, पर डे अपनी डाइट में। इन्फेंट्स के लिए कोई भी ऐसे डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं 1 to 3 ईयर के, उन्हें 15 ग्राम पर डे लेना चाहिए, 4 to 6 ग्राम का ये मिनिमम है, ठीक है, इतना तो लेना ही चाहिए। तो फाइबर की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड ले सकते हो, लेकिन मिनिमम हमें इतना लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्या है, चिल्ड्रंस में हमारा 4 to 6 ईयर में आपको 20 ग्राम है, ठीक है, और 7 to 9 ईयर में आपका 26 ग्राम आपको लेना है पर डे। बॉयज़ हमारे 10 to 12 ईयर के जो बॉयज़ हैं उन्हें 33 ग्राम पर डे लेना चाहिए, और जो हमारे गर्ल्स हैं उनको 30 ग्राम पर डे लेना चाहिए, ठीक है, जो हमारे 10 to 12 ईयर के बच्चे होते हैं। 13 to 15 ईयर के बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, उन्हें 43 ग्राम लेना चाहिए, और जो हमारे 13 to 15 ईयर के बच्चे जो हैं वो 36 ग्राम उनको लेना चाहिए। 16 to 18 ईयर के बच्चे जो हैं वो 50 ग्राम लेना चाहिए उन्हें, ठीक है, और हमारा 16 to 18 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनको हमें 38 ग्राम का फाइबर उन्हें अपनी डाइट में लेना चाहिए पर डे। ये आपको थोड़े थोड़े करके ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आ
जाते हैं। जैसे कि अभी मैन का आया था मॉडरेट में, ठीक है। जनरली जो आते हैं वो मैन और वुमेन के ही आते हैं। गर्ल्स में गर्ल्स का भी पूछ लेते हैं, जैसे आयरन वगैरह पूछ लेते हैं गर्ल्स का, पर मैन और वुमेन का खूब आता है ये, ठीक है। इन्फेंट्स का इतना नहीं आता है, चिल्ड्रंस का भी इतना नहीं पूछते हैं, पर वो मेन जो पूछते हैं गर्ल्स के लिए पूछते हैं, मैन और वुमेन्स के लिए पूछते हैं, ठीक है, होम साइंस के एग्जाम्स में। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सेडेंटरी वर्क में आपका 30 है, मॉडरेट में 40 है और हैवी में 50 है, ठीक है। मैन के केस में, वुमेन्स के केस में 25, 30 और 40 है, ठीक है। और आपका चिल्ड्रंस के केस में 15, 20, 26 है। वो बॉयज़ के केस में आपको 33 लेना है, गर्ल्स में आपको 30 लेना है। बॉयज़ 13 to 15 ईयर के 13 से 15 साल के लड़कों के लिए 43 लेना है। गर्ल्स 13 से 15 साल की लड़कियों के लिए 36 लेना है। बॉयज़ 16 to 18 ईयर के लिए 50 लेना है और गर्ल्स 16 to 18 ईयर के लिए 38 लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका पूरा डाइट का एक डाइटरी फाइबर का एक आरडीए है। कि आरडीए का मतलब क्या है, आरडीए टेबल निकलती है, उसमें हर न्यूट्रिएंट्स का क्या दिया जाता है, रिक्वायरमेंट दिया जाता है कि आपको पर डे अपनी डाइट में कितना लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपका NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से वो डाइटरी फाइबर की डाइट की पूरी एक आरडीए टेबल निकल के आती है, हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। मेन यही सब कुछ है कार्बोहाइड्रेट में। आप ये अगर वीडियोस पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है किसी भी एग्जाम में, फिर एग्जाम के लिए कार्बोहाइड्रेट आपका छूटेगा नहीं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।